नमस्कार। सबसे पहले मैं अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के तमाम मित्रों को प्रणाम करता हूं। उन्होंने ये एक कार्यक्रम रखा लोकार्पण का। ये इश्क है और ये एक नाम ऐसा है कि अगर एक बार जो पढ़ लेता है, कवर पेज पर चर्चा हुई, लेकिन शीर्षक पे अभी चर्चा नहीं हुई। ये इश्क है और जब ये शब्द पढ़ा जाता है तो जिस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इन शब्दों को पढ़ता है और जिसकी जैसी मनोभावना होती है, उसके उस इस शीर्षक को पढ़ करके उसके अंदर वैसा ही इश्क जागृत हो जाता है। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन ये इश्क है और इश्क के इतने सारे आयाम इस पुस्तक में पढ़ने को मिले। और मैं तो जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि ये वंदना जी ने कविता लिखी है या अपनी जो है आत्मकथा लिखी है। ये कविताओं में एक आत्मकथा है। कविता जो है, कविताओं में आत्मकथा, इस तरह की पुस्तक मेरे सामने अभी तक नहीं आई जिसमें इतनी बारीकी से गांव को, देहात को, पगडंडियों को और गांव की जो पूरी जीवनचर्या है, वो कच्चे घर और रेतीले आंगन, गर्मियों में उन पर होता हुआ छिड़काव और नीम का पेड़, इतनी सारी चीजें आप लेकर आई हैं कि जब इन रचनाओं को पढ़ते हैं तो मन ठहर कर अपने गांव की तरफ आदमी देखने लगता है। क्योंकि जब वंदना जी ने अपने गांव की बात करी है, अपने बचपन की बात करी है, ये केवल वंदना जी का बचपन इसमें नजर नहीं आता। इसमें उन तमाम लोगों का बचपन और उनके अनुभव गांव देहात के, वो खड़े हो जाते हैं आकर के एक साथ नतमस्तक होकर के जैसे, और वो उसके कान में वो गांव जैसे बतियाने लगता है। और इसमें तमाम तरह के दर्द भी उभर कर आए हैं कि जब व्यक्ति शहर छोड़कर के गांव छोड़कर के शहर में आ जाता है और तो उसको कैसा महसूस करता है और उस गांव को वो कैसे याद करता है। अगर उस गांव को याद करना है तो वंदना जी की वाणी और उनके शब्दों के जरिए आप लोग याद करेंगे तो आपका गांव आपके अंदर जीवित हो जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि जो लोग गांव से शहर में आ गए हैं, उनका गांव कितना पीछा करता है, बाबूजी, बुआ, वो रिश्ते। लेकिन उन लोगों की सोचिए जो लोग देश भी छोड़ देते हैं, परदेश में चले जाते हैं, तो उनका तो गांव भी पीछा करता है, शहर भी पीछा करते हैं, वो तमाम यादें, रिश्ते सब पीछा करते हैं। तो इन चीजों को वंदना जी ने एक साथ जिया है। और जब मैं इसकी रचनाएं पढ़ रहा था इस पुस्तक की, तो बार बार ठहर कर मैं ये सोच रहा था कि कितना विशाल वट वृक्ष भावनाओं का वंदना जी के अंदर है और उस वट वृक्ष को किस तरह से उन्होंने और भी ज्यादा छायादार बना दिया है इन शब्दों से। मैं उनको बधाई देता हूं। और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहें, मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा। मैं वापस आती हूँ आपके पास। अब हमने जो चर्चा की मनोज जी से, उसी पे आधारित मैं आगे यही बात वंदना जी से करना चाहूंगी कि ऐसा पुस्तक का शीर्षक आपको कैसे सूझा। और मैंने जब पुस्तक पढ़ी, मैंने देखा आपने इसको 4 खंडों में विभक्त करा है। क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, हमें हमारे श्रोताओं को बताना चाहती हैं? कुमुद जी, जो है इसमें खंड जो है मेरे ख्याल से 5 खंड हैं। 5 खंड हैं। 5 खंडों में इन्होंने विभक्त किया और इनको विभक्त ना भी कर दी वंदना जी,
इनको अगर सीधे सपाट ऐसे ही इनको रख दिया जाता, प्रस्तुत कर दिया जाता, तो भी ये इतना उतना ही प्रभावशाली था। और मैं ये भी कहता हूं कि इनकी जो रचनाओं का जो क्रम है, उसको अगर किसी भी रचना को कहीं पर रख दिया जाता, तो उसका जो प्रभाव है वो कहीं घटता नहीं। और जब मैं इसकी विषय सूची पढ़ रहा था, तो कई जगह जो मैं विषय सूची पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मैं तो एक कविता की यात्रा कर रहा हूं। तो वो कई जगह मुझे एक कविता बनती हुई नजर आई। ये भी एक अद्भुत बात है। जी। ये कार्यक्रम जो है वो 1 घंटे का रखा गया, और चर्चा इन 2-3 कविताओं घंटे चल सकती है। इन, इन कविताओं को पढ़कर के मैं इतना भावुक हूं कि मन तो मेरा कर रहा है कि मैं एक घंटे इन पर कुछ कहता रहूं, बोलता रहूं, लेकिन जैसे भी आपने व्यवस्था रखी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं। जी। देखिए, छंद को तोड़ करके मुक्त छंद में बात कहना, ये कोई आसान काम नहीं है। जी। और कविवर निराला जी ने जो है, वो छंद में निष्णात होकर के उनकी हिम्मत पड़ी थी कि वो मुक्त छंद में आए थे। जी। और मुक्त छंद उनकी को कई रचनाएं हैं। स्वभावतः पुराने कवि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन जी, इनकी पूरी किताब, पुराने कवि जो हैं मुक्त छंदों पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी पूरी किताब कुछ कहती है। मैं कुछ और कहने जा रहा हूं कुमुद जी। जी। मैं ये जी। कहने जा रहा हूं कि जो मुक्त छंद में कविता कहना, लिखना, जी। ये कोई जी। आसान काम नहीं है। और जो लोग मुक्त छंद में बिना किसी तैयारी के उतर जाते हैं, वो बड़ी मुंह की भी खाते हैं। लेकिन वंदना जी ने ये समझिए कि इसमें उतर करके बड़ा साहस का काम किया है। और साहस का ही काम नहीं किया, उन्होंने जो है इन कविता को पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे जिया हो। और इन कविताओं में एक प्रवाह है, जैसे निराला की जो कविताएं हैं, चाहे वो भिक्षुक हो, चाहे वो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, उन कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें एक झरने की तरह से एक प्रवाह है। तो बहुत सारी मुट्ठी कविताओं भर में धूप, इस तरह का प्रभाव मुट्ठी भर धूप। दिखाई, हाँ। बहुत तरह की कविताओं में वो प्रभाव दिखाई पड़ता है। मैं बहुत खुश हूं। और जैसे मुझे एक कविता याद आती है, और सरसों की न पूछो। ये इसमें छंद नहीं है, लेकिन आप शब्दों की खनक देखिए। और सरसों की न पूछो, हो गई जब से सयानी। और सरसों की न पूछो, हो गई जब से सयानी। ब्याह मंडप में पधारी, हाथ पीले कर लिए हैं। क्या बात, तो क्या बात, बहुत ये जो सुंदर। इसमें कोई छंद नहीं है, लेकिन प्रभाव देखिए। ऐसी ही अगर मैं उनकी कविताएं मैं अगर सुनाने लगूं, तो जो है वो समय की जो है। तो इसलिए हम मैं फिर रवि से जी कुमुद से, रवि भाई, एक मतलब इस किताब में कई जगह वो पंच जो है वो बार बार सुनाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जब वंदना जी कहती है, सुनो सुनो जी, ये जो शब्द हैं ये इतने मीठे हैं। तो ये तो समझिए कि इन भावनाओं के बीच में जब ये पंच आते हैं, तो ऐसा सा लगता है जैसे जान ही ले रहा है। लेकिन बहुत व्यक्ति को अंदर से तरल कर देते हैं। और उन लोगों का सौभाग्य होगा जिनको वास्तव में वंदना जी, सुनो जी इन शब्दों का जिनके लिए प्रयोग करती होंगी, वो भी बधाई के पात्र हैं। और मैं एक सुनो वाले ऐसी में हूं। सुनो या सुन, कभी कभी ओ की मात्रा कम कर देती है वंदना जी उसमें। सुनो इनको लगता है ज्यादा वजन, बोले सुन रवि सुन, मैं सुन वाले में। बस हम लोग तो जो है, एक कविता मुझे विशेष रूप से ये बड़ी अच्छी लगी। शुरुआत करती हैं, सुनो अब की बार जब तुम गांव जाओ। सुनो अब की बार जब तुम गांव जाओ, आंगन से पोटली भर मिट्टी बांध लाना। आंगन से पोटली भर मिट्टी बांध लाना, जहां बीता था बचपन लाड़ प्यार में। जहां बीता था बचपन लाड़ में प्यार में, डांट फटकार कर और कभी कभी कान खिंचाई में।
उस बिछड़े हुए बचपन की यादें बांध लाना पोटली में। सुनो, अब की बार तुम जब गांव जाओ, अब की बार जब तुम गांव जाओ, आंगन से पोटली भर मिट्टी बांध लाना। जहां तपती दोपहरी नीम की छाया में सुख पाती थी, गांव के बड़े तालाब वाले बूढ़े नीम की निबोलियां बांध लाना पोटली में। वहां कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, वहां कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। कहना, इस मिट्टी से उपजी बेटी है परदेश में। कहना कि इस मिट्टी से उपजी बेटी है परदेश में। उसे बुलाती है ये मिट्टी, ये निबोरी और ये आंगन। उसे बुलाती है ये मिट्टी, ये निबोरी और ये आंगन। तुम हर चीज पोटली में बांध लाना। इस बार जब तुम गांव जाओ, घर के आंगन की मिट्टी बांध लाना पोटली में। घर के आंगन की मिट्टी बांध लाना पोटली में। दादी जब मथती थी दही, बिलौने की घिर्र घिर्र सी आवाज आते ही थाली में रोटी ले पहुंच जाते थे। वो लड़ाती पुचकारती रखती थी हथेली पर मक्खन रोटी पे। वो रात की ठंडी रोटी और सुबह का ताजा मक्खन। सुनो, इस बार तुम उस हांडी और बिलौने को बांध लाना पोटली में। अब की बार जब तुम गांव जाओ ना, अब की बार जब तुम गांव जाओ, ढेर सारी यादें बांध लाना पोटली में। ढेर सारी यादें बांध लाना पोटली में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या शब्दों को जीवन दे दिया। बहुत पढ़ा। और केवल इनमें केवल भावनाएं ही नहीं है इन कविताओं में, इनमें कई ऐसे विषयों को भी वंदना जी ने उभारा है जो हम लोगों के सामने जो डिब्बाबंद चीजें हैं वो बड़ी समस्या का कारण बन गई है। उनका ध्यान उस तरफ भी जाता है, केवल रिश्तों पे, प्रेम पे और इश्क पे ही नहीं जाता। वो इश्क में भी ऐसी बात कह देती हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी कविता कुछ शब्दों की सुनिएगा। थाल भरकर परोसी जाती थी और बारात भर पहुंचाई जाती थी जो खुशियां घर घर अब ढल गई हैं डिब्बा बंद मेवों में। वो सारी चीज जो है वो डिब्बा बंद वो चीजें होती थी जो हाथ पे दी जाती थी, जो लोग बांटते थे। और प्रसाद भी हरियाणा राजस्थान में तो इतना आता है, अगर कोई प्रसाद भी बांटते हैं तो उससे पेट भर जाता है। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो आप इसी संस्कृति से हैं, आप जान। हम सब लोगों ने गांव जिया है, इसलिए हम भावुक हैं आज बहुत इन कविताओं को पढ़ करके। एक शब्द मनोज भैया जो आप इजाजत दे, जैसे बिलोना शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, जो कहते हैं दूध बिलोया जा रहा है। मतलब आज शायद मुझे लगता है हमारे बच्चे या बहुत सारी युवा पीढ़ी नहीं जाने दूध बिलोते जी। ये जो शब्द है ना, एक मथनी, बिलोनी, बिलोना, बिलोवन, ये जो है एक ही शब्द का हिस्सा है, लेकिन बड़े मजेदार हैं। और ऐसे शब्दों को कितने सालों तक लिए घूमती रही आप। बहुत बधाई आपको। जी रहे हैं जी, उन्हीं भावनाओं के साथ, उसी संस्कृति के साथ जी रहे हैं, वरना मर जाते हैं। जिंदा है। मानो इससे पहले कुमुद जी पढ़े, मुझे लगता है मनोज भैया कुछ कह रहे थे। जी मनोज भैया। मनोज जी कह रहे थे। आपने पहाड़ की कविता पढ़ी, और पहाड़, बादल, नदी, ये आपकी कविताओं में बार बार आए हैं जी। और उसका मुझे लगता है कि पहाड़ को आपने बड़े नजदीकी से देखा है, उसको जिया है। और एक जगह ये पूरे संग्रह से बिल्कुल जो है वो अलग की कविता है, उसकी मतलब 5-6 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे आपका अगर निर्देश हो। और वो कविता एक पहाड़ की बड़ी समस्या भी है, उस समस्या को वंदना जी ने इंगित किया है।
केवल यादों की बातें नहीं हैं, समस्याओं की भी बातें हैं इस संग्रह में और उसके निवारण की भी बातें हैं। वो कविता कुछ यूं है, कविता का शीर्षक है पहाड़ जिंदा है। और पहाड़ को याद आते हैं आबाद दिन, पहाड़ को याद आते हैं आबाद दिन, जब वह देखता है अपनी जर्जर देह और बुझी आंखों वाली थकी पहाड़ियों को, जिन्हें पी गया पलायन। इस पंक्ति पे ध्यान देने की बात है रवि भाई। जिन्हें पी गया पलायन और बचे कुछ पहाड़ी, जिन्हें लील लिया शराब की बोतलों ने। क्या बात? ये पहाड़ की बड़ी त्रासदी है, जो नशाखोरी है और जो मद्यपान है, वो पहाड़ को लील रहा है। पलायन तो लील ही रहा है, लेकिन मद्यपान की समस्या भी पहाड़ की बड़ी समस्या है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि वंदना जी आपने इसको उठाया, इस बात को, और ये बड़ी अहम कविता मुझे लगती है। जो अपनी बात लिखी है, अपनी बात, उन्होंने एक पंक्ति जो है वो मुझे लगता है वो तो कविता से भी बड़ी कविता है। जब कोई इश्क में होता है तो वो इबादत में होता है, जब कोई इश्क में होता है तो वो इबादत में होता है। और वो इश्क में है, संबंधों के इश्क में है, वो बादलों के इश्क में है, वो झरनों के इश्क में है, वो प्रकृति के इश्क में है। और प्रकृति, मैं कई बार मंचों से कहता हूं कि मेरी प्रेमिका तो ऐसी है कि वो तो कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती। तो ये जो प्रकृति है, ये ऐसी प्रेमिका है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। जैसे आत्मा शाश्वत होती है, उसी तरह से ऐसी कविताएं, ऐसे भाव, ऐसे रचनाकार भी शाश्वत हो जाते हैं। और साहित्य में उदात्त श्रेष्ठता होती है। जो रचनाकार जितना उदात्त होता है, जितना श्रेष्ठ होता है, जितना नैतिक होता है, उसकी जो भावना का स्तर भी उतना ही शुचितापूर्ण होता है, पावन होता है। और रही बात यह है कि कोई रचनाकार जो है वो राजनीति पे, अगर समाज में, अगर राजनीति में कुछ गलत होता है, समाज में कुछ गलत होता है, तो केवल एक व्यक्ति है जो उससे टकराने का सामर्थ्य रखता है, वो है रचनाकार, वो है कवि। और ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता कि जो वंदना जी जो है उन्होंने ऐसी प्रेम भरी कविताएं लिखी हैं, इश्किया कविताएं लिखी हैं। जब कोई देश पर, समाज पर अगर कोई ऐसा आघात होगा, मुझे नहीं लगता कि वंदना जी चुप रहेंगी। उनका जो कवि है, उनकी जो रचना धर्मिता है, वो अवश्य मुखर होगी। ये तो वंदना जी की कविताओं का केवल एक पक्ष है, ऐसे बहुत सारे पक्ष जो है जी, उनके मन 3 कविता संग्रह आ चुके हैं, उनमें अलग मिजाज की कविताएं हैं। जी जी जी, कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। जी, बहुत बढ़िया बात है कि हमें सारे कवियों के अंदर सारे पक्ष होते हैं। ये एक पक्ष है इश्क वाला। तो आज के टाइम में क्या ये जो प्योर इश्क है, जैसा कि मुझे बहुत सारी कविताओं में, पूरी किताब में मिला, मनोज जी, ये कम होता जा रहा है क्या, ये प्योर इश्क? इश्क तो कभी कम नहीं होता। भी कारण रहता है, इसके पीछे भी कारण रहता है, 25 बहुत सारे कारण होते हैं। अब वो कारण हम सब जानते हैं। लोगों ने तो बस इतना, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि लोगों ने जो है वासना को इश्क समझ लिया है। एक गीत में मैंने लिखा है, एक बड़ी छोटी सी पंक्ति है, वंदना जी, रवि भाई जो है वो बेहतर समझेंगे कि एक नजर देखा नटवर ने, एक नजर देखा नटवर ने, राधा फिर निष्काम हो गई। एक नजर देखा नटवर ने, राधा फिर निष्काम हो गई। तो प्रेम जो है वो वासना को जगाता नहीं है। प्रेम तो वासना को सुप्तावस्था तक ले जाता है, शांत करता है। अगर किसी प्रेम से अगर वासना जागृत हो रही है तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वंदना जी ने किया है। जो उनका जो प्रेम है वो शहर से गांव तक जाता है, गांव से रिश्तों तक जाता है, रिश्तों से देश तक जाता है। और प्रेम से जो है वो
प्रेम से जो है हो करके भक्ति तक प्रेम जाता है। तो ये प्रेम का ही स्वरूप है। अगर राधा कृष्ण में हो जाती है तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है, और राम अगर सीतामय हो जाते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है। क्या बात, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।